चलिए ठीक। और 9 बजने को है और हम लोग जो छोटी सी क्लास शुरू किए हैं अपना, ताकि जो परीक्षा जीआईसी हो, आरओ आरओ हो, और नए बच्चे भी जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्लास हम लोग छोटी छोटी क्लास के रूप में, श्रृंखला के रूप में लेकर के आ रहे हैं। और ये जो श्रृंखला है उसमें संविधान से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और संविधान में हम लोगों ने संविधान में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से 1935 की कहानी हम लोगों ने शुरू किया था। और कल हम लोगों ने जो कहानी शुरू करी थी दो कहानी देखी थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर देखा था हम लोगों ने क्या कि 1784 का पीट इंडिया एक्ट। उसकी आगे की कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिए। नोट्स कल पहले चैप्टर का आप लोगों को मिल जाएगा और उसके थ्रू आप उसको समझिए। यहाँ से सीखने का, सुनने का प्रयास करना है, और बीच बीच में जो भी डाउट होगा उस पर हम लोग डाउट सेशन रख करके कर लेंगे। और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और 2-4 दिन में देख लीजिए। और माध्यम तो बहुत है पढ़ने पढ़ाने के, यूट्यूब भी है, ये भी है, लेकिन ये माध्यम कुछ कारणों से बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग माध्यम बदल भी लेंगे, लेकिन ये माध्यम कुछ कारणों से बहुत बढ़िया है। एक तो बहुत भीड़ चाल नहीं है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए कल के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की परिस्थितियां हम लोगों ने देखी थी कि कौन सी परिस्थिति में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। 1784 के पिट्स एक्ट के लिए परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उसमें सुधार हुआ। सुधार की जो गुंजाइश थी, लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को दूर करने का एक प्रयास किया गया। और सेकेंड वन क्या किया गया कि अब ये एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक स्टेप और आगे बढ़े और डुअल सिस्टम आया, यानी दोहरा शासन प्रणाली आई। ये जो दोहरा शासन प्रणाली है, जिसको हम बोल रहे थे कि डुअल सिस्टम, जिसमें कि कमर्शियल मैटर अलग हो गया, पॉलिटिकल मैटर अलग हो गया, और उन दोनों को अलग करके जो एक सिस्टम बना उसको डुअल सिस्टम बोला गया था। और कल बात हुई थी कि वो डुअल सिस्टम हमारा 1858 में जाके एबोल्यूशन उसका हो गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसको हमको पढ़ना है। अब जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसको हमको कैसे समाहित करना है, इसको चीज को समझना है कि हम कैसे इसको अपने अंदर ले आने का प्रयास करें। तो यहाँ से फिर जो होगी ना, वो आपको अधिनियम समझने के लिए पहले वहाँ का कंडीशन समझना जरूरी है, वहाँ का सर्कमस्टांसेस समझना जरूरी है, वहाँ की परिस्थितियां समझनी जरूरी है कि आखिरकार 1813 का चार्टर अधिनियम क्यों आया और उसके पीछे बेसिक उद्देश्य क्या है। नो, वहाँ के मध्यम वर्ग का, यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये वहां पर पहले हम लोग थोड़ा सा परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि इस दौरान में जो औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल क्रांति है, वो औद्योगिक क्रांति लगभग सबक रही थी। औद्योगिक क्रांति का एक फायदा हुआ ये कि औद्योगिक क्रांति एक तरह से मुख्य रूप से मध्यम वर्ग की क्रांति मानी जाती है। मध्यम वर्ग को इसमें लाभ बहुत हुआ ना। जो मध्यम वर्ग है, मध्यम औद्योगिक क्रांति को मध्यम वर्ग की क्रांति माना ही जाता है। अभी जो मध्यम वर्ग है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो वैचारिक पक्ष को धारण करते हैं, जो जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट वाले हैं, और एक जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट वाले हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है। तो अब जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग क्या है, वो अपना प्रचार प्रसार चाहता है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार चाहता है, और उसके अप्लाइड रूप को लेकर के जो व्यापारी है वो एक मार्केट चाहता है। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो आइटम्स हैं, वस्तुएं हैं, इनका विस्तार हो गया। अब इनके लिए मार्केट चाहिए थी, एक बाजार चाहिए था जहां पर बाजार में उसको बेचा जा सके, उन वस्तुओं को खपाया जा सके, और बाजार भी ऐसा चाहिए जो स्टेबल फॉर्म का हो।
यानी जिसमें स्थायित्व हो, और अगर बाजार सुरक्षित हो जाए तो फिर कहने ही क्या। यानी अब वो जो औद्योगिक क्रांति है सफलता है, तो उस औद्योगिक क्रांति में जो निवेश हुआ है उस निवेश से या जो इनपुट हुआ है, जो आउटपुट निकला है, उसको अब मार्केट चाहिए, खपाने के लिए जगह चाहिए। और इसकी सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्या हो सकता है, इसके सॉफ्ट टारगेट के रूप में एक भारत हो सकता है। ये एक कंट्री है जहां पे ये सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। यहाँ पर ये जो इच्छाएं हैं, यहाँ इच्छाओं इच्छाओं की जो है पूर्ति हो, वो भारत में इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि यहाँ पर मध्यम वर्ग को आने से पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल ट्रेड देख रही है, व्यापार वो देख रही है। तो अब यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सारा व्यापार देख रही है, तो अब आएंगे कैसे। तो आएंगे कैसे तो 1773 से एक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है कि 1773 से 1784 तक आते आते वहां का जो मध्यम वर्ग है, जो ब्रिटिश संसद है, वो धीरे धीरे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कम करने पर लगा है। और जो प्रारंभिक चरण है 1784 का जो चरण है, उस चरण में उन्होंने क्या किया था कि थोड़ा पॉलिटिकल डोमिनेट करने का प्रयास किया। पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित हुआ 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ड्यूअल सिस्टम आया 1784 के एक्ट में। अब इसका मतलब क्या है, वो ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं, वो ट्रेड पर फोकस करेंगे। जो अगला दो फेस है 1813 का चार्टर अधिनियम और 33 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पर मुख्य फोकस ट्रेड पर है। और उस ट्रेड पर क्या है कि इस ट्रेड पर मोनोपोली किसकी है, तो इस ट्रेड पे जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली किसकी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी किसके चंगुल में आई है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के चक्कर में आई है। तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहला काम यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा गया कि आपका ट्रेड का मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आपकी ट्रेड की मोनोपोली समाप्त हो गई। ट्रेड की मोनोपोली किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो कि कोई एक बेचने वाला हो, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। अब ये मोनोपोली क्या हो गई, वो डिओपोली हो गई। यानी क्या होगा, यहाँ पर अब दो लोग हो गए, एक मार्केटिंग कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक कर रही है कौन, अब यहाँ का जो ब्रिटिश मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो व्यापारी है, वो आने लगेंगे। तो अब बेचने वालों की संख्या कितनी हो गई, एक और दो। तो ऐसा नहीं किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम समाप्त हुआ, उनको बोला कि आप अपना ट्रेड करो, आप भी ट्रेड करो और हम भी ट्रेड करेंगे। यानी अब प्रतिस्पर्धी एक की जगह क्या हो गए, दो हो गए। आपकी मोनोपोली समाप्त हो गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त हो गई। हाँ, उसमें क्या रखा गया, दो तीन चीजें अपवाद के रूप में रखी गई कि चीन के साथ ट्रेड आप करते रहोगे, टी का जो ट्रेड है वो आप करते रहेंगे, ओपियम यानी अफीम, ये जो आपका व्यापार है वो आप करते रहेंगे। यानी मोनोपोली आपकी गई, लेकिन ये मोनोपोली तीन चीजों में आपकी बनी रहेगी। पहला चाइना के साथ, दूसरा चाय के साथ, और थर्ड वन क्या, ओपियम के साथ यानी अफीम के साथ आपका क्या है, ये मोनोपोली बनी रहेगी। इसका मतलब ये कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम है और 33 का चार्टर अधिनियम है, ये दोनों में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि इसके माध्यम से अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ट्रेड पर क्या था, मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब क्या, मार्केट में जब एक बेचने वाला हो तो उसको मोनोपोली कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली समाप्त करने का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन सिर्फ वही व्यापार नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या, ब्रिटेन का जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी आ गया, वही व्यापार करेगा। इसका मतलब बेचने वालों की संख्या कितनी हो गई, एक नहीं हो गई, दो हो गई। और इन दोनों में क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। सिंपल वर्ड में क्या होगा, इस मिडिल क्लास के लिए पहली बार भारत का मार्केट खुल गया। अभी तक क्या था, इस मिडिल क्लास के लिए मार्केट खुला नहीं था। तो पहली बार अब मिडिल क्लास के लिए मार्केट खुला। कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेप्शनली रखा कि चीन के साथ व्यापार आप करोगे,
चाय के साथ व्यापार आप करोगे, ओपियम के साथ आप करोगे। इसका मतलब एक चीज तय है कि ये जो छूटा है ना, वो 1833 में वो भी जाएगा। 1833 में ये पूरा का पूरा जो ट्रेड मोनोपोली है, वो पूरी ट्रेड मोनोपोली आपकी समाप्त हो गई। तो यानी इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि पहले बेसिक समझिए कि आखिरकार जो 1833 का अधिनियम है, इस 33 के अधिनियम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे निर्मित हुआ, या इसकी कंडीशंस क्या थी, इसकी सरकमस्टांसेस क्या थी, परिस्थितियां क्या थी। परिस्थितियां आपको औद्योगिक क्रांति में दिखेगी। औद्योगिक क्रांति से वस्तुओं की भरमार हुई, वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता थी, और उस मार्केट में क्या है ऐसा मार्केट होना चाहिए जो बड़ा भी हो, बृहद भी हो, सुरक्षित भी हो, और ऐसा मार्केट हो जिसमें स्टेबिलिटी भी हो। ऐसे मार्केट की खोज हो रही थी। ऐसे मार्केट में खोज में भारत एक बड़ा व्यापार था, भारत का एक बड़ा व्यापारिक मार्केट था, तो मार्केट की दृष्टि से भी भारत अच्छा था। दूसरा, यहाँ पर अस्थायित्व की भी संभावना हो सकती थी, तो अस्थायित्व की भी ऐसा मार्केट मिल गया जिसमें अस्थायित्व भी है। तो इस रूप में देखा जाए तो ये औद्योगिक क्रांति ने ही इस प्रकार की परिस्थितियों की एक तरह से वकालत करी। अब इसमें एक चीज और भी देखिए, परिस्थितियां जो होती हैं, तो व्यापार तो उसका अप्लाइड फॉर्म है, तो इसका पहले दर्शन तैयार होता है। तो इसी दौर में ब्रिटेन में एक दर्शन बहुत प्रसिद्ध हुआ, और उस दर्शन को क्या कहा गया? उस दर्शन को कहा गया उपयोगितावादी दर्शन। मील्स, बेंथम, ये लोग उस दर्शन के मानने वाले हैं। तो मील्स, बेंथम, इन लोगों ने उपयोगितावाद का शुरुआत किया, और इसी दौर में क्या हुआ, एक थियरी आई, एक सिद्धांत आया। उस सिद्धांत को कहा गया व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्तियों का भार। उसमें ये थियरी दी गई व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी, जो एक तरह से रुडयार्ड किपलिंग जो साहित्यिक स्तर पे इसके जन्मदाता हैं, तो वहां पर ये कहा गया कि ये जो काले लोग हैं ना, ये काले लोग हैं, ये क्या है, एक असभ्य लोग हैं, और इन लोगों को सभ्य करने की जिम्मेदारी ईसा मसीह ने गोरे लोगों को दी है। इसीलिए बोला गया कि व्हाइट्स मैन पे ये बर्डन है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो असभ्य हैं ना, जो देखने में काले हैं, तो इन लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटेन के मध्यम वर्ग को दिया गया। इसका मतलब क्या है कि दर्शन के स्तर पे भी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी कि किस तरह से भारत के मार्केट को, एक तरह से भारत के मार्केट पे कब्जा किया जाए। अब जो आगे की बात है उसको समझने के लिए एक ट्रेंगिल को समझना है। इस अगर ट्रेंगिल को समझ लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर अगर हम ट्रेड को रख दें, यहां पर हम एजुकेशन को रख दें, और यहां पर हम मशीनरी को रख दें। अब देखने में आपको लगता है कि ये तीन बातें हैं ना, लगता है कि तीन बातें हैं, लेकिन रियल में तीन बातें नहीं। वो ट्रेड एजुकेशन से जुड़ा है, एजुकेशन मशीनरी से जुड़ी है, और मशीनरी से क्या है, ट्रेड जुड़ा है। ये एक साइकिल बनेगा, एक फ्लो बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा। कैसे? ट्रेड को बढ़ाना है, और जिस देश में बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम क्या करेगा, एजुकेशन सिस्टम उसका टेस्ट चेंज करेगा, उसके संस्कार को बदलेगा, और इस एजुकेशन को बढ़ाने में मिशनरी काम करेंगे। और जैसे टेस्ट चेंज होगा मिशनरियों के माध्यम से, तो वहां से ट्रेड का व्यापार बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, भारत को ब्रिटिश भारत, भारत को ब्रिटिश इंडिया बनाने की शुरुआत यहीं से हो गई। अब जैसा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की डिमांड होगी, वैसे ही इंडिया की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। इसी को उपनिवेशवाद का चरण कहा जाता है। यानी अब हम उपनिवेशवाद के चरण में, और उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में हम प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की तरफ होने लगा। तो इसीलिए देखिए, जहां पे यहाँ ट्रेड आपने देखा ना, देखिए यहाँ पर शिक्षा के लिए भी 1 लाख व्यवस्था है। यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को छूट दिया गया। क्या छूट दिया गया? कि भारत में आए हो, धर्म प्रचार करें, धर्म प्रचार करने की छूट है। उनको यहाँ पर जमीन खरीदने की छूट है। वो रियल में ये सब क्या है, यही है व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी।
इसमें से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि हम अधिकतम लोगों का सुख, अधिकतम अधिकतम व्यक्ति, लोक कल्याण की अवधारणा, उदारवाद की अवधारणा, लोक कल्याण, उदारवाद, ये सब अवधारणा वो यहीं पर आई। और इसके माध्यम से क्या है, बस एक शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने लगा, बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू करी गई। तो इसीलिए ये तीनों चीजों को एक तरह से ट्रेंगिल समझिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगी, ट्रेंगिल ही महत्वपूर्ण है कि अगर ट्रेड बढ़ाना है तो वहाँ के कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, अगर कल्चर को चेंज करेंगे तो उसके लिए मिशनरियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए पहली बार मिशनरियों को बोला गया कि आप आइए, भारत में धर्म प्रचार करिए, जमीन खरीदने की छूट होगी। तो इसी धर्म प्रचार के बहाने ये व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी को लागू किया जाएगा, श्वेत व्यक्तियों का भार, कि श्वेत व्यक्तियों पर काले लोग भार हैं, ये असभ्य हैं, और इनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। तो सभ्य बनाने की जिम्मेदारी आपके पास ये है। तो इसीलिए इस ट्रेंगल से समझिए तो तीनों चीजें एक साथ आपको समझ में आएगी, ये ट्रेड, ये ईसाई मिशनरियां, और ये एजुकेशन, ये तीनों क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हैं ना। जितना एजुकेशन बढ़ेगा, और ये एजुकेशन कौन सा होगा, ब्रिटिश एजुकेशन होगा, लोगों का टेस्ट चेंज होगा। ये करेगा कौन, ईसाई मिशनरियां इसको फैलाएंगे, जितना फैलाएंगे उतना ट्रेड इनका बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब जो ट्रेड बढ़ना है, वो ट्रेड बढ़ने से ही ये सारी चीजें जुड़ी हैं, ये तीनों बातें अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। तो इस ट्रेंगल से 1813 के अधिनियम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। 1813 के अधिनियम को पहले थोड़ा परिस्थिति समझिए, उपयोगितावाद क्या है वो समझिए, व्हाइट्समैन थ्योरी क्या है वो समझिए, और कुछ नहीं समझ में आता ये समझने का प्रयास करिए कि अब भारत को जो ब्रिटिशर्स हैं, वहां का मिडिल क्लास है, वो अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बनाना चाहता है, भारत को ब्रिटिश भारत बनाना चाहता है। यानी अब भारत ब्रिटिश महत्वाकांक्षा का शिकार होगा, जैसा वहां के लोग चाहते हैं वहां वैसा ही यहाँ पर अर्थव्यवस्था का विकास होना है। तो इस रूप में इस चीज को आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। आशा है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो वही समस्या का समाधान हो जाएगा, हम लोग देखेंगे ना, कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस समस्या का जो समाधान होगा वो भी हम लोग डाउट क्लास में देख लेंगे। और अब हम लोग 1813 से हम लोग पहुंच गए कहाँ पर, 1813 से हम लोग पहुंच गए, चलिए अब हम लोग 1813 से पहुंच जाएंगे 1833 की अधिनियम में। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग अगले अधिनियम में पहुंचते हैं, 1813 से 33 का अधिनियम। वेल, ठीक है, चलिए काजल ज्वाइन कर ली। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए अब 1833 का चार्टर अधिनियम को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम जो है, इस रूप में आपको समझना है कि 1833 तक आते आते लगभग 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 पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था ना, मोस्ट ऑफ द एरिया में इसका अधिकार हो गया था। 1817 में जो मराठे थे, मराठों पर भी अधिकार हो गया। तो इसका मतलब अब जो है ब्रिटिश जो शासक हैं, या ब्रिटिश जो है साम्राज्यवाद है, या ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य, वो अखिल भारतीय रूप लेने लगा था ना, अखिल भारतीय रूप लेने लगा था, ऑल इंडिया स्वरूप वो लेने लगा था। तो अब क्या हुआ ना कि एक आवश्यकता हुई कि इस स्वरूप को दिखाया जाए कि हाँ अब हम बस बंगाल तक सीमित नहीं हैं, अब हम सीमित हैं पूरे भारत तक। तो अब हम पूरे भारत तक सीमित हैं, इस चीज को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाने का प्रयास करेगी। इसीलिए उसने फर्स्ट चीज क्या किया कि उसने डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। अगर आपको ध्यान हो तो बंगाल से, जो बंगाल के गवर्नर थे ना, 1773 में इनका नाम बदला गया था, और गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब एक बार फिर से 1833 का अधिनियम आया, और इस 1833 के अधिनियम के माध्यम से
जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अभी देखिए एरिया बढ़ गया, कॉन्सेप्ट इसी तरह से रखना है, एरिया बढ़ गया, लगभग पूरे भारत में ये हो गए, तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये भारत का गवर्नर जनरल। हाँ, देखिए लड़के इन सब चीजों में बहुत गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पद आए ना, तो तुरंत आप एक्ट पे जाना शुरू हो जाइए, अधिनियम पे जाना शुरू हो जाइए कि अधिनियम कौन सा है। जैसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कब बना, तो आप उसको रटिए नहीं, पहले ये देखिए कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कब बना, किस एक्ट के थ्रू बना, 1773 के एक्ट के थ्रू बना। तो ये बंगाल का गवर्नर है, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 एरिया व्यापक हो गया उनका, लगभग अखिल भारतीय विस्तार हो गया, तो अब डेजिग्नेशन चेंज हो गया ना। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, कहाँ के, ये भारत के ना। किसी को जैसे नहीं भी समझ में आया तो ऐसा समझिए कि एक बार नीचे वाला डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है और एक बार ऊपर वाला डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। यहाँ कि एक बार क्या करना है कि एक बार हम ऊपर कर लेते हैं, शुरुआत में क्या किए थे, नीचे कर लिए, तो फिर ऊपर कर लिए, एक बार नीचे का चेंज कर लीजिए, ये गवर्नर जनरल, ये गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल है। अब ऊपर कर लीजिए, बंगाल को भारत कर लीजिए, ये गवर्नर है, गवर्नर जनरल है। देखिए एक बार ऊपर रिमेन सेम, नीचे चेंज हो गया, फिर देखिए नीचे सेम है, ऊपर चेंज हो गया। तो ऐसे ही क्रम कॉपी पे रख करके दिमाग में बैठाइए कि जो बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल कैसे हो गया, और बंगाल फिर भारत बन गया, गवर्नर जनरल हो गया। और ज्यादातर अगर ये सब घटना आपको याद रहेगी कि 1817 तक लगभग लोग जो मराठे हैं, मराठे एक बड़ी सत्ता के रूप में थे, उनका भी अधिग्रहण हो गया, बंगाल हो ही गया था, मद्रास हो ही गया था, मैसूर हो ही गया था, तो बड़ा जो एक साम्राज्य बचा था वो मराठों का, तो मराठों के साम्राज्य का भी विलय हो गया। तो इस रूप में डेजिग्नेशन चेंज हुआ, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना, वो भारत का गवर्नर जनरल बना कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी को फिर से एक बार समझा रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल के गवर्नर का पद नाम था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 तक आते आते एरिया का विस्तार हो गया, वो ज्यादा एरिया हो गई, तो ज्यादा एरिया हो गई, तो अब पूरा एरिया मान लीजिए, तो उन्होंने अब एक तरह से दिखाना शुरू किया कि पूरे भारत में हमारा साम्राज्य बनना शुरू हो गया। अब पूरे भारत में हमारा साम्राज्य बन रहा है, इसीलिए उसको बोला गया कि भारत का गवर्नर जनरल है। तो ये भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक। और यहाँ हम लोग पढ़े थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां तक हमको लग रहा है कि अब आपको ये डेजिग्नेशन कैसे कैसे चेंज हुआ, हमेशा पीछे से तुलनात्मक रूप से देखा कीजिए। पीछे से अगर तुलनात्मक रूप में देखेंगे ना, तो वो चीज हमको आपको दिमाग में बैठेगी, और तुलनात्मक रूप से नहीं देखेंगे तो फिर वो भूलेगा। अब देखिए क्या हुआ, ये पूरी सत्ता बंगाल में हो गई। अब पूरी सत्ता जैसे बंगाल में आ गई, बंगाल की पूरी सत्ता भारत की सत्ता हो गई, तो अब फिर से क्या हुआ, एक बार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई कि सत्ता का एक केंद्र बनाया जाए। यानी यहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरुआत हुई। यहाँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का क्या मतलब है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि अब ये जो प्रेसिडेंसियां हैं ना, जो प्रेसिडेंसी है, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, ये सब जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनको कानून बनाने का अधिकार कम कर दिया गया, या आप कह सकते हैं समाप्त कर दिया। केंद्रीकरण किसको कहते हैं, जैसे प्रांतों के अधिकार कम किए जाए, और जो केंद्र सरकार है, अब जो भारत का सरकार है ना, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया कि केंद्र ही अब पूरा अखिल भारतीय स्तर पे कानून बनाएगा। तो यहाँ केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, प्रांतीय शक्तियां कम हो गई, जो जो प्रोविंशियल जो शक्तियां हैं, उनको उनकी शक्तियां विधान बनाने का, कानून बनाने की शक्तियों को कम कर दिया गया।
अब चूंकि पूरा भारत एक हो गया था, तो पूरा भारत एक हो गया था, तो उसके लिए कानून बनाने के लिए कहा गया, और उसके लिए एक विधि आयोग बनाया गया, और इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लॉर्ड मैकाले वो पहला विधि आयोग। आज भी देखिए, आजकल भी विधि आयोग बहुत चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर के। पिछले वाले विधि आयोग ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, इस वाले ने कहा कि ये होगा, आजकल बहुत चर्चा में है। तो पहला विधि आयोग जो है वो 1833 के अधिनियम में ही आया। जो विधि आयोग है, ये सदस्य इतना महत्वपूर्ण रहा कि 1853 के एक्ट में, जो 1853 का एक्ट आया, यहां पर कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल्स है, इस काउंसिल्स का ये परमानेंट मेंबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पद को अस्थाई कर दिया गया, ये पद अस्थाई रूप में रहेगा, और ये मेंबर बन गया अस्थाई। तो पूछेगा कि अस्थाई मेंबर कब बना, तो अस्थाई मेंबर पूछेगा तो 1853 में। तो ये पहला चीज, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई। पूरे भारत के लिए एक कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको हम विधि आयोग कहते हैं। विधि आयोग का पहला अध्यक्ष जो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को दिया गया कि एक पूरा कानून बनाइए, और कानून बनाने का सीधा अर्थ क्या था कि ब्रिटिश कानून आएगा। जो भारतीय कानून है, वो भारतीय कानून को क्या किया जाएगा, वो लगभग लगभग एवोल्यूशन होगा, वो समाप्ति होगी, और अब एक ब्रिटिश कानूनों की प्रक्रिया की यहाँ पे शुरुआत होगी। अब चूंकि यहाँ पर महारानी का धीरे धीरे आगमन की प्रक्रिया एक तरह से स्टेप बाय स्टेप शुरू हुई, जो न्याय के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं, इसीलिए एक अधिनियम जोड़ा गया, धारा 87। इसमें ये कहा गया कि धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अब किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14, धर्म लिंग जाति के आधार पर किसी प्रकार का हम विभेद नहीं करेंगे ना। 14 का मूल अर्थ वही है, बाकी 15 में उसका कंडीशंस बताया गया कि बोला गया कि राइट टू इक्वलिटी, सबके साथ समान व्यवहार होगा। उसी को 15 में और एलिबोरेट किया गया, 5 कंडीशंस बताया गया, 16 में 7 कंडीशंस बताया गया। तो वो एक तरह से क्या है कि कानून के सबक सभी क्या होंगे, समान होंगे। और इसीलिए पहली बार ये कहा गया कि अब भारत के लोगों को भी पहली बार प्रशासन में दर्जा देने की बात कही गई। यानी भारत के लोगों को भी प्रशासन के स्तर पर क्या होगा, प्रशासन के स्तर पर उनको दर्जा, मतलब उनको नौकरियों में दिया जाएगा, तो उनका भी स्थान मिलेगा। जैसे पूछेगा कि पहली बार भारत के लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी, ये बात किस अधिनियम में कही गई, तो अधिनियम कौन सा होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार क्या हुआ, अखिल भारतीय विस्तार हुआ, पद का डिजिग्नेशन चेंज हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले जो है वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है क्या है, वो पहले जो है महत्वपूर्ण रूप से कह सकते पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। अब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। वो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, उस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में आप देख सकते हैं कि प्रांतीय अधिकार कम किए गए, विधि आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग वो बनाया गया। उस आयोग के सदस्य को परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया गया 1853 में। और धारा 87 के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये भी पहली बार कहा गया कि भारत के लोगों को पहली बार प्रशासन में भागीदारी देने की बात सुनिश्चित की गई। तो ये 1833 का जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। यानी 13 में और 33 में क्या हुआ, 13 और 33, 13 में जो बोला गया था कि नहीं, जो ट्रेड मोनोपोली कुछ चीजों में बची होगी, 33 में पूरा समाप्त कर दिया गया, वो हम लोग पीछे में पड़ चुके हैं। तो 13 और 33 के माध्यम से जो सत्ता के अधिग्रहण की प्रक्रिया है, उस सत्ता अधिग्रहण की प्रक्रिया और आगे बढ़ी। ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, बंगाल की गवर्नर का पद नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे सत्ता जो है वो आगे बढ़ रही है, मध्यम वर्ग हावी हो रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं से क्या हो, वो
कहीं न कहीं से कमजोर पड़ती जा रही है। अब जो 1853 का अधिनियम आएगा, उसमें क्या होगा? प्रशासनिक परिवर्तन होंगे, जो प्रशासनिक अधिकार है कम लेने का प्रयास किया जाएगा, और फिर 1857 का विद्रोह हो जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या होगा? ताबूत में अंतिम कील की तरह से होगा। तो यानी ये क्या है? पहला सत्ता का ट्रांसफर है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता धीरे-धीरे क्या है? 1773 पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना की शुरुआत, 1784 पॉलिटिकल राइट मध्यम वर्ग के पास, 13 कमर्शियल राइट पूरी तरह से गया, जो बचा कुछ था वो 33 में गया। अब 53 में क्या होगा? प्रशासनिक अधिकार बचे हैं, तो प्रशासनिक अधिकार भी जाएंगे, और 57 में विद्रोह के माध्यम से फिर इनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उस पर हम लोग कल बात करेंगे। अभी छोटी छोटी क्लास हम आपको दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, और फिर थोड़ा अभ्यस्त हो जाएंगे। और निश्चित रूप से अपना, मैंने कल का वीडियो आपको अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पे, तो जिसको देखना होगा वहां से आप देख सकते हैं। मैं पढ़ा के वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, कल इस पहले चैप्टर का नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप नोट्स पढ़ करके एक बार बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आशा है कि अच्छा लग रहा होगा। हाँ, भीड़ चाल थोड़ा सा यूट्यूब पे ज़्यादा है, वो वहाँ पे अच्छा आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरा अभी उस पर बहुत विश्वास नहीं है। यहाँ से ज़्यादा बेहतर है तो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं ना, और हम परिचित हैं कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, किस स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ों का हमको समस्या होती है। तो थोड़ा-सा लाइव क्लास का मतलब जीवंत होने का मतलब यही है कि हम लोग आपस में टच में रहते हैं, तो वो चीज़ बेहतर होती है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बाकी नोट करने के लिए हम उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, जिसको पढ़ना होगा वहाँ से वो पढ़ सकता है। तो कल हम लोग फिर इसी क्लास को आगे बढ़ाएँगे, और क्लास की टाइमिंग अपनी यही है, आपकी 9 बजे रहती है, 9 बजे रहेगी। धीरे-धीरे थोड़ा-सा अभ्यस्त हो जाएँगे, तो फिर हम लोग 30-30 35 मिनट की 2-2 क्लास भी कर सकते हैं। और अभी परीक्षाओं की कोई डेट तो घोषित नहीं है इधर की ओर, जैसे एलटीवी आने वाली है, आरओ-एआरओ आने वाली है। तो जैसे ही परीक्षाओं की डेट आती है, तो हम लोग 2-2 क्लास करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? आज की क्लास समझ में आई? सर काजल लेट से ज्वाइन हुई है क्या? नहीं सर, मैं थी, आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया था। मैं वेटिंग एरिया में कब से वेट कर रही थी, फिर मैसेज तो किया। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। चलिए, बात समझ में आई काजल? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, अपना करिए। और थैंक यू सर। गुड चलिए, नाइट। सब लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग